हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज दोबारा हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग ड्रीम्स पे। ओके, सो एज यू ऑल नो, आप सभी को पता है हम यहाँ पे डेली मिलते हैं सेम टाइम एंड डेली के करंट अफेयर्स पे फोकस किया जाता है। बट आज आपके लिए हम एक स्पेशल क्लास लेकर आए हैं विच इज अबाउट द बजट। 1 फरवरी को हमारा बजट आया था, ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। ये हमारा इंटरिम बजट था। आगे क्लास हमारी जब फर्दर अभी प्रोसीड होगी तो मैं आपको बताऊंगी कि इंटरिम बजट का मतलब क्या होता है। ये जो हमारे नॉर्मल बजट्स आते हैं ईयरली बेसिस पे, उनसे किस प्रकार से भिन्न है। ओके, तो उससे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे बात हो रही है बजट के बारे में। ठीक है, तो बजट का मतलब सिंपली फ्रेंड्स ये होता है कि जितना भी हम मनी स्पेंड करते हैं, ठीक है, टोटल जो स्पेंडिंग प्लान होता है जो कि इनकम और एक्सपेंसेस दोनों को अगर आप कोलैबोरेट कर दें और दोनों को ध्यान में रखते हुए जो टोटल एक पूरा रिजाइम बनाया जाता है उसे कहा जाता है बजट। ठीक, बजट एक सिंपली फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है बैग। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले बात करेंगे आज हमारा जो बजट की हिस्ट्री रही है, आज तक की जो हमारी बजट की हिस्ट्री क्या रही है। तो क्या आपको पता है कि हमारा पहला बजट कब इंट्रोड्यूस किया गया था? भारतवर्ष में हमारा पहला बजट कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो फ्रेंड्स, इंडिया में जो पहला बजट इंट्रोड्यूस हुआ था वो इंट्रोड्यूस किया गया था, मुझे आप 1 सेकंड का टाइम दीजिए। इंडिया में हमारे भारतवर्ष में जो पहला बजट इंट्रोड्यूस किया गया था वो इंट्रोड्यूस हुआ था अप्रैल अप्रैल 7 अप्रैल 7। और मैं यहाँ पे आपको अप्रैल 7 1860 ईयर क्या था? 1860। 7 अप्रैल 1860 को पहला बजट इंट्रोड्यूस किया गया था। और जो हमारा पहला बजट था वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? वो एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिशियन भी थे। स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन थे जिनका नाम था जेम्स विल्सन। ठीक है, जिनका नाम क्या था? जेम्स विल्सन। तो जेम्स विल्सन जो थे उनके द्वारा हमारे भारतवर्ष का पहला बजट इंट्रोड्यूस किया गया था। कब? 7 अप्रैल 1860 को। ठीक है, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में हम सब ने इसके बारे में पढ़ा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी हमारी, ठीक है, उसके अंतर्गत ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, उस टाइम, ठीक, हमारा बजट पेश हुआ था। हमारी आजादी से पहले की बात चल रही है ये। ठीक, चलिए, और इसमें मैं आपको अगर एक पॉइंट और बता दूं कि हमारी आजादी के बाद, ये था बिफोर इंडिपेंडेंस की बात हो रही थी यहाँ पे। अब अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस में फ्रेंड्स जो हमारा फर्स्ट बजट आया था वो आया था नवंबर 26 को। हमारा फर्स्ट बजट कब आया था? नवंबर 26, इन द ईयर ऑफ 1947। ठीक, चलिए, और ये किसने दिया था? हमारे जो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे, हमारे जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, क्या नाम था उनका? आर के शनमुखम जी द्वारा दिया गया था हमारा पहला बजट। कब का? आफ्टर आर इंडिपेंडेंस, हमारे इंडिपेंडेंस के बाद का। ठीक है, चलिए, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे कि जो हमारी सीतारमन जी हैं उन्होंने लॉन्गेस्ट बजट भी दिया था। अभी का जो बजट है इस वर्ष का, ये शॉर्टेस्ट बजट है, बट आज तक का सबसे लंबा बजट भी इनके द्वारा दिया गया है जिसकी टाइम लिमिट थी 2 hours and 42 minutes। 2 hours and 42 minutes, ठीक है। और ये किस सत्र का बजट था? 2020-21, इस फाइनेंशियल ईयर का बजट था ये, 2020-2021। ठीक है, और ये कब दिया गया था? February 1, 2020। ठीक, एम आई क्लियर? यहां तक मैं सभी के लिए क्लियर हूँ? ठीक, अब चलिए एक पॉइंट इसमें हम और ऐड करते हैं
कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है करंट की, जो हमारी सीतारमन जी हैं, सीतारमन जी हैं, वो बनी है फर्स्ट फुल टाइम विमेन फाइनेंस मिनिस्टर इन द ईयर ऑफ 2019। ठीक, ये क्लियर है सभी को। एंड जो हमारी पहला पहला हमारा जो पेपरलेस बजट दिया गया था, जो हमारा पहला पेपरलेस बजट दिया गया था, दैट इज जो डिजिटल बजट था हमारा सबसे पहला, वो कब दिया गया था? 1 फरवरी को दिया गया था, और वो भी निर्मला सीतारमन जी द्वारा ही दिया गया था। ठीक, तो यहाँ पे मैं सभी के लिए क्लियर हूँ। अभी तक का सबसे लंबा जो बजट है, लॉन्गेस्ट बजट, वो भी दिया गया है निर्मला सीतारमन जी द्वारा, जिसका टाइम लिमिट था 2 hours 42 minutes। और ये किस सत्र का था? 2020-2021 सत्र का था, February 1 को दिया गया था। और जो सीतारमन जी हैं, वो पहली फुल टाइम विमेन फाइनेंस मिनिस्टर बनी थी 2019 में। ठीक, और पहला पेपरलेस बजट दिया गया था 1 फरवरी 2021 को, और वो भी निर्मला जी द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, आई होप यहाँ तक मैं आप सभी के लिए क्लियर हूँ। अब बात आती है कि इन्होंने आज तक कितने बजट्स पेश किए हैं। तो जो हमारी करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मैं यहाँ एफएम लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जो हमारी करंट फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, उन्होंने ये उनका 16 ये उनका 6 नंबर का बजट था, जो अभी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का बजट आया है। ये इनका 6 नंबर का बजट था। ठीक है, सबसे पहला बजट इन्होंने दिया था साल 2019 में, दूसरा बजट 20 में, सारे कंसेक्यूटिव ईयर थे, 21 साल, 2022, 23 और अब 24। पर अभी तक जो इनका शॉर्टेस्ट 2024 जो सत्र है हमारा 2024-25, इसका जो बजट है फ्रेंड्स, जो इनके द्वारा पेश किया गया, वो शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड का बजट है, शॉर्टेस्ट बजट है आज तक का। ठीक है, आज तक की हिस्ट्री का सबसे छोटा बजट है, उसका टाइम लिमिट कितना है? 58 मिनट्स। ठीक, 58 मिनट्स। अब आप ये भी कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड का बजट इसलिए बना क्योंकि ये इंटरिम बजट था, इंटरिम बजट। अब देखिए, 1 फरवरी को जब हमारा बजट आया था, तब आपने भी न्यूज सुनी होगी, और हर जगह एक ही शब्द हाईलाइट हो रहा था, क्या था? इंटरिम, इंटरिम, इंटरिम। ठीक, अब इंटरिम का मतलब अगर हम फ्रेंड्स समझ लें, तो देखिए, अगर आपको सरल भाषा में समझाऊं, तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में या किसी भी सत्र में इंटरिम बजट कब आता है? जब सरकार बदलने वाली होती है। जिस साल, देखिए, आगे जो अब महीने आएंगे, आगे आने वाले समय में इलेक्शंस होने को हैं। ठीक, इलेक्शंस आर बाय द कॉर्नर। ठीक, तो हमारी गवर्नमेंट बदल जाएगी। सी, इट्स नॉट श्योर कि गवर्नमेंट चेंज होगी, बट अभी की माइंडसेट यही है कि चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सो अभी की जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, बीजेपी, बीजेपी के अंडर जो बजट पेश किया गया है, वो इंटरिम बजट इसलिए क्योंकि शॉर्ट बजट है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बनाया गया बजट है। जुलाई में बजट दोबारा पेश किया जाएगा। सो इस साल कंसेक्यूटिव 2 बजट्स आएंगे। जो हमारा एक इंटरिम बजट आ चुका है, जो कि सीतारमन जी द्वारा पेश किया गया है, और दूसरा बजट आएगा जुलाई में हमारा, जो फुल कवरेज का बजट होगा। अभी वाले बजट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कि सरकार ने अभी तक क्या किया, आगे क्या किया जाएगा, इन सब चीजों पर बात हुई है। ये भी एक रीजन हो सकता है कि अभी तक का सबसे छोटा बजट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, एक टर्म इस्तेमाल हुई है हमारी, जब बजट पेश किया जा रहा था, तो एक टर्म, एक मंत्रा इस्तेमाल हुआ, जिसे कहा गया सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ठीक है, ये जो सबका विश्वास है, सबका भरोसा, ये इसी साल ऐड किया गया है। आज से पहले जो थंब लाइन थी, वो क्या थी? सबका साथ, सबका विकास। ठीक है, चलिए अब जो हमारा बजट है, इसमें 4 मेन पिलर्स बताए गए थे। ठीक है, 4 मेन पिलर्स बताए गए थे। 4 ऐसे वर्ग हैं हमारे समाज के, जिनपे सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा, और आज का बजट की जो हमारा सेशन है, वो भी इन चारों के ही बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, हमारे बजट में सिंपली हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, जो हमारी आर्ट है, जो हमारी एग्रीकल्चर है, जो हमारा ग्रीन ग्रोथ है,
ग्रीन ग्रोथ, ठीक, या फिर रेलवेज, ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स रहेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो मैंने अभी बात की थी कि जो 4 पिलर बताए गए थे हमारे बजट के, वो क्या बताए गए थे? वो बताए गए थे फ्रेंड्स ज्ञान। तो 4 पिलर है हमारे बजट के, 4 पिलर है हमारा ये जो बजट आया है सत्र 2024-25 का। इसके 4 मेन पिलर बताए गए ज्ञान, जिसमें है गरीब यानी कि पुअर, ठीक है, महिलाएं, विमेन, ठीक, अन्नदाता। अन्नदाता कौन है? हमारे हमारे किसान, हमारे फार्मर्स, ठीक, और यहाँ वाई से है फ्रेंड्स हमारा यूथ, ठीक है, और एन से है हमारा महिलाएं, नारी, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब हमारा बजट पेश किया जा रहा था तो उसमें एक थंबलाइन दी गई कि कुछ दिशा निर्देशक बातें बताई गई थी, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बताए गए थे, जिससे निर्मला सीतारमन जी द्वारा हमारा बजट निर्मला सीतारमन जी द्वारा हमारा बजट स्टार्ट किया गया। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि 4 पिलर इंपॉर्टेंट बताए गए, जो कि थे पुअर, विमेन, यूथ और हमारे फार्मर्स, ठीक है। अब इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जब बात की गई फ्रेंड्स, जब बात हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात की गई, ठीक, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर इस बार कहा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना टोटल एक्सपेंडिचर होगा, तो वो होगा करोर्स ऑन केपेक्स, ठीक है। केपेक्स का मतलब होता है फ्रेंड्स कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है हमारा, ठीक है, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक। तो 11,11,111 करोड़ का टोटल एलोकेशन किया गया है, आवंटन किया गया है, इतना पैसा एलोकेट किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक। चलिए अब, हाँ, इसमें एक बात और कही गई कि ये जो मैंने आपको अभी थंबलाइन बताई थी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इसे ध्यान में रखते हुए निर्मला सीतारमन जी द्वारा ये बताया गया कि डेवलप्ड भारत बनाया जाएगा। भारत हमारा अभी डेवलपिंग कंट्री के अंतर्गत आता है, ठीक। हमारा भारत 2047 तक प्रॉपरली डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट हो चुका होगा, ठीक। चलिए अब आते हैं हमारी यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड किए हैं हमारी हिस्ट्री के, कि हमारी हिस्ट्री क्या रही है बजट की। तो देखिए जो टाइम, ये इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट बट स्टिल मैंने ऐड कर दिया कि जो टाइम ऑफ बजट प्रेजेंटेशन थी, ठीक है, 5 PM से 11 AM थी, ठीक है, 1999 में, ठीक। देखिए ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 2017 जो हमारा वर्ष था, इसमें जो हमारा रेलवे बजट था इसे मर्ज कर दिया गया था जनरल बजट के साथ, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो सीतारमन जी हैं वो फर्स्ट फुल वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर बनी है 2019 में, ठीक। और इससे पहले जो हमारी पीएम है इंदिरा गांधी, सिर्फ वही एक ऐसी वुमेन थी जिन्हें बजट पेश करने का मौका मिला था 1970 में, वर्ष 1970 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते देखिए ये इंटरिम बजट कब तक के लिए बनाया गया है? अप्रैल से जुलाई तक के लिए बनाया गया है। अभी मैंने आपको बताया था कि जुलाई में नया बजट आएगा, ठीक। अब मैंने आपको बताया कि जो हमारे सीतारमन जी हैं वो 6 कंजिक्यूटिव ईयर्स में वो आज तक बजट पेश कर चुकी हैं, और यही रिकॉर्ड इक्वल करता है किसके रिकॉर्ड को? जो हमारे पीएम मुरारजी देसाई थे, ठीक है, वो भी 6 बजट्स उन्होंने पेश किए थे इन अ सिंगल रो, ठीक। और उनका रिकॉर्ड आज तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड था, 10 बजट पेश किए उन्होंने, जिसमें 6 कंजिक्यूटिव थे लगातार पेश किए जाने वाले बजट, और टोटल नंबर थे 10, ठीक। मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, पी चिदम्बरम, यशवंत सिन्हा, इन्होंने 5 बजट पेश किए हैं इनके अलावा, ठीक है, पीएम मुरारजी देसाई के अलावा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 2021 पहला पेपरलेस बजट था, ठीक। चलिए अब हम बात करने वाले थे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी द्वारा बताई गई जो हमारी दिशा निर्देशक बातें हैं, उनकी बातें यहाँ पे होने वाली थी। तो सबसे पहली बात उन्होंने कही थी कि जो सोशल जस्टिस है, ठीक है, वो
इफेक्टिव बनाई गई है और उसे गवर्नेंस मॉडल में नेसेसरी बताया गया है। ठीक है, पुअर वुमेन, यूथ और फार्मर्स को उन्होंने 4 मेन इंपॉर्टेंट कास्ट ग्रुप्स का नाम दिया। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट पिलर, या फिर आप कह सकते हैं 4 मेजर कास्ट ग्रुप्स का नाम दिया गया। ठीक, चलिए अब यहाँ पे बजट के बारे में बात करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बजट का मतलब क्या होता है कि टोटल एक्सपेंसेस क्या हुए। ठीक है, खर्चा कितना हुआ, पैसा कितना मिला, पैसा कितना गया, सिंपल शब्दों में। ठीक, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि रुपी कम्स फ्रॉम, अगर हम बात करें हमारा जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम चलता है तो कैसे चलता है, हमारी सरकार को पैसा कहाँ कहाँ से मिलता है। तो 19% पैसा आता है इनकम टैक्स के द्वारा, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज द्वारा 5%। ठीक, कॉर्पोरेशन टैक्स सरकार को मिलता है 17%। ठीक, कस्टम्स का होता है 4%, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट होते हैं 1%, सबसे ही कम। ठीक, और नॉन टैक्स रिसिप्ट होते हैं 7%, जबकि सबसे ज्यादा पैसा आता है सरकार को बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। ठीक है, पैसा उधार लेके या अदर जो लाइबिलिटीज है सरकार की, उसके द्वारा उसे सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, दैट इज 28%। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है इनकम टैक्स का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारे कॉर्पोरेशन टैक्स। ठीक, चलिए, और यहाँ पे एक और बचता है जीएसटी, इसके बीच में आता है जीएसटी। जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से 18% पैसा हमारी सरकार पाती है, ईयरली बेसिस की बात हो रही है। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि पैसा आता कहाँ से है, और ये है कि पैसा सरकार का स्पेंड कहाँ पे होता है, एक्सपेंसेस क्या है हमारी सरकार की, पैसा जाता लगता किन चीजों पे। ठीक है, तो पेंशन जो सरकार देती है 4% पैसा उसमें जाता है उसके टोटल अमाउंट का। अदर एक्सपेंडिचर है हमारे 9% जो कि निर्धारित नहीं है। स्टेट शेयर जो है टैक्सेस और ड्यूटीज के वो है 20%। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर है 8%। सेंट्रल सेक्टर स्कीम से 16%। डिफेंस में पैसा लगता है 8% और सब्सिडीज में पैसा लगता है 6%। वहीं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जो अलग अलग स्कीम्स चलाती है सरकार हमारी सेंट्रल बेसिस पे, नेशनल बेसिस पे आप कह सकते हैं, तो उसमें पैसा लगता है सरकार का 8%। ठीक, और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट सरकार को करनी पड़ती है इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक, जो कि है 20%। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट सरकार की होती है इंटरेस्ट पेमेंट्स में, उससे बराबर ही सरकार की होती है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज में, और उससे कम सेकंड नंबर आप कह सकते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स का। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम्स चलाई जाती हैं उनमें सरकार करती है 16% का इन्वेस्टमेंट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते, अब यहाँ आप देख सकते हैं गरीब, यहाँ एक और टर्म दी गई है, इस टर्म का इस्तेमाल हमारे बजट पेश करने के दौरान हुआ था, गरीब कल्याण देश का कल्याण। ठीक, गरीब कल्याण देश का कल्याण। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि सरकार ने, हमारी सरकार ने ऐसा क्यों कहा कि गरीब का कल्याण ही देश का कल्याण है। तो इससे पहले मैं जरा आपको बता दूं कि टोटल जो पैसा है ना, जो ईयरली बेसिस पे टोटल पैसा हमारी सरकार का है, वो इन्वेस्ट होता है, या वो पैसा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करती है सरकार, मतलब वो पैसा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग कामों में ईयरली बेसिस पे आवंटित किया जाता है। ठीक है, तो वो डिपार्टमेंट्स, वो मिनिस्ट्रीज कौन सी हैं, किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा दिया गया है सरकार द्वारा, तो जो भी मैं आपको अभी अमाउंट बताऊंगी ना, वो लाख रुपीज में होगा। ठीक, लाख रुपीज करोड़। ठीक, इतने रुपीज लाख करोड़। ठीक, तो पहला आता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उसमें सरकार 6.2 लाख करोड़ रुपीस देती है। ठीक, आवंटित किए गए हैं इस मिनिस्ट्री को। फिर है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में सरकार 2.78 लाख करोड़ रुपए लगा रही है। ठीक, लगाया गया है सरकार द्वारा। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इसमें हमारी सरकार लगा रही है 2.55 लाख करोड़ रुपए। ठीक, इसके बाद हमारी आती है मिनिस्ट्री ऑफ कस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ठीक है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, इसमें हमारी सरकार कितना पैसा लगा रही है, 2.13 लाख करोड़ रुपए। ठीक है,
अगर हम बाकी मिनिस्ट्रीज पे ध्यान दें तो हमारी जो होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री जो है, उसमें सरकार कितना पैसा लगा रही है फ्रेंड्स? 2.03 लाख करोड़ रुपए। ठीक, जो हमारी रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री जो है, उसमें पैसा लग रहा है 1.77 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, जो हमारी केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, उसमें सरकार लगा रही है 1.68 लाख करोड़ रुपए। वहीं जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में पैसा लगाया गया है, सरकार द्वारा आवंटित किया गया है कितना? 1.37 लाख करोड़ रुपी। ठीक, आई होप मैं यहां तक आप सभी के लिए क्लियर हूं। चलिए, अब एक बात पे और ध्यान दे देते हैं कि कुछ इसकी, देखिए सिर्फ मिनिस्ट्री में तो पैसा सरकार आवंटित करती नहीं है, इसके साथ साथ कुछ स्कीम्स भी होती हैं, कुछ मेजर स्कीम्स होती हैं जिनके बारे में बात की गई। हमारे बजट पेश करते समय हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की। तो पहली स्कीम जिसमें पैसा आवंटित किया गया था वो है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक, तो इस स्कीम के बारे में बजट में बताया गया कि इसमें जो हमारा सत्र 2023-24 था, ठीक है, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 था, इस स्कीम में 60,000, ठीक है, 60,000 करोड़ रुपए लगाए गए थे, इस स्कीम में आवंटित किए गए थे। वहीं जो हमारा सत्र 2024-25 आया है फ्रेंड्स, इसमें पैसे लगाया जाएगा, पैसा आवंटित किया जाएगा 66,000 करोड़। ठीक है, चलिए, ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट इंक्रीज किया गया है। ठीक है, ये जो है एक सिंपल इंसेंटिव की स्कीम है, ठीक, जो कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। ठीक, इसके बारे में PMJAY के बारे में बात की गई। ठीक, आयुष्मान भारत, जिसे आयुष्मान भारत के नाम से भी आप जान सकते हैं, आयुष्मान, आयुष्मान भारत। ठीक है, ऐसे ही इसमें अगर आप ध्यान दें तो जो सत्र 2023-24 था फ्रेंड्स, इस सत्र में 7200 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट का आवंटन, एलोकेशन किया गया था। जबकि जो हमारा करंट बजट है उसमें इसका आवंटन कितना किया गया है, कितने पैसों का आवंटन हुआ? 7500 करोड़। ठीक, चलिए, आई होप इतना आपको क्लियर है। ठीक है, इन दो स्कीम्स में पैसा आवंटित किया हमारी सरकार ने। हमारे अभी जो, हालांकि एक और कह सकते हैं आप, एक और मिशन है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जो है हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है हमारा, उसके अंतर्गत जो हमारा सत्र 2023-24 था, उसमें 297 करोड़ रुपीस आवंटित किए गए थे। जबकि जो हमारा करंट सत्र है 2024-25 का, जो फाइनेंशियल ईयर है, दोनों फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, इन दोनों में, इस फाइनेंशियल ईयर में जो पैसे हैं वो 600 करोड़ रुपए सरकार आवंटित करेगी। ठीक, हमारा जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, ठीक है, इस मिशन में। ठीक, चलिए, अब बात आती है, हम वापस आ जाते हैं हमारा जो यहाँ पे हेडलाइन लिखी हुई है, जो हेडलाइन है गरीब कल्याण देश का कल्याण। ठीक है, गरीब कल्याण देश का कल्याण, ये हमारे बजट में, बजट पेश करते समय ये कहा गया था कि गरीब का कल्याण देश का कल्याण, ही मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक ग्राफ ऐड किया है। इस ग्राफ में आप पढ़ सकते हैं कि ये परसेंटेज है उन लोगों, पॉपुलेशन की, उन लोगों की जो कि मल्टी डायमेंशनली पुअर है, जो कि चारों ओर से पुअर है। ठीक है, तो 2005 से 6 में देखिए, इन लोगों का परसेंटेज था, टोटल 100% में से ये थे 55.3% लोग ऐसे थे जो कि पुअर थे, मल्टी मल्टी डायमेंशनली पुअर थे। ये घटते 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 आज 2022-23 की ये रिपोर्ट आई थी, जो कि बजट में जिसके बारे में बात हुई, कि सिर्फ 11.3%
जो परसेंटेज है ना टोटल में से, टोटल भारतवर्ष के लोगों में से सिर्फ इतने परसेंट लोग आज भी मल्टी डायमेंशनली पुअर, ठीक है, पूर्ण रूप से पुअर। ठीक, चलिए अब अगर मैं बात आपसे करूं इसमें कुछ फर्दर पॉइंट्स ऐड करते हुए, तो आप सभी डीबीटी के बारे में जानते हैं? डीबीटी, डीबीटी के बारे में कितने लोग जानते हैं? डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है ये एक स्कीम थी जिसके अंतर्गत जो पैसा सरकार देती है ना, वो जो बेनिफिशियरी होती है उसके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। इन बिटवीन उसे कहीं से जाके कोई भी फॉर्म साइन नहीं करना, कुछ नहीं करना, जो पैसा है उसके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएगा, तो इसलिए इसका नाम दिया गया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। अब ये जो डीबीटी है इसके द्वारा कितना पैसा बचाया गया, सरकार ने ये बताया कि ₹2.7 लाख करोड़, इतना ह्यूज अमाउंट बचाया गया है इस डीबीटी को फॉलो करके, ठीक है। और किस अकाउंट में गया है ये? पीएम जनधन योजना, पीएम जनधन योजना। अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको इसी योजना के बारे में बताया था जिसमें मैंने पीजेडीवाई लिखा था, ठीक है, पीएम जनधन योजना, ठीक है। पीएम जनधन योजना के अंतर्गत जिन बेनिफिशियरीज के अकाउंट में पैसा गया है वो डीबीटी को फॉलो करते हुए गया, दैट इज पैसा डायरेक्टली दिया गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और जिसके अकॉर्डिंग ₹2.7 लाख करोड़ बचा लिए गए हैं, ठीक है। इतना अमाउंट ऑफ पैसा सेव किया गया है। तकरीबन 25 करोड़ लोग जो है ये मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी से बाहर आ चुके हैं। जो मैंने आपको बताया कि 55.3% पॉपुलेशन थी जो कि पोवर्टी में आती थी, मल्टी डायमेंशनली पुअर थे, ठीक है। इस ये अब घटकर 11.3 पर आ चुके हैं, जिसका मतलब है कि 25 करोड़ लोग हैं, 25 करोड़ की ह्यूज पॉपुलेशन है जो कि पोवर्टी से ऊपर आ चुकी है, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं, ये सी यहाँ पे बात हो रही है क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं, क्या क्या बदलाव सुधार आए हैं हमारे फाइनेंस सिस्टम में, ठीक है। तो जो हमारा पीएम जनधन योजना है, ठीक है, जो पीएम जनधन हमारी योजना है ये ऑलमोस्ट हर बेनिफिशियरी के पास पहुंची है, और इवन जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उन तक भी इस योजना को पहुंचाया गया है, ठीक। इसके बाद बात आती है, देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद एक और पॉइंट आता है कि जैसा मैंने आपको बताया था कि सरकार ने 4 कास्ट के बारे में बात की थी यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्लियर था सभी को। तो इसमें सबसे पहली बात सरकार ने हमारी की थी एम्पावरिंग द यूथ, ठीक है, जो कि मैंने 4 पिलर आपको बताए थे ना, 4 कास्ट ग्रुप जो सरकार ने कहे हैं, ज्ञान, गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी, ठीक। तो इसमें हम अभी बात करेंगे सबसे पहले यूथ के बारे में। तो सरकार ने एम्पावरिंग यूथ, यूथ के एम्पावरमेंट के लिए क्या काम किया है, आइए देखते हैं। हमारी सरकार द्वारा कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं यूथ के लिए, जिसमें से सबसे पहली बात आती है कि तकरीबन 1.4 करोड़ यूथ, ठीक है, उन्हें ट्रेनिंग दी गई है, किसके अंडर? स्किल इंडिया मिशन चला था फ्रेंड्स, ठीक है, स्किल इंडिया मिशन चला था। इसी स्किल इंडिया मिशन के अंदर तकरीबन 1.4 करोड़ यूथ को ट्रेनिंग दी गई है, किसके अंदर? जो स्किल इंडिया मिशन चला था, ठीक है। और रुपीज 1 लाख करोड़, रुपीज 1 लाख करोड़ जो है फ्रेंड्स, ये उस यूथ को, उस युवा वर्ग को फंड किए गए हैं जो कि टेक सेवी है। टेक सेवी का मतलब फ्रेंड्स होता है जो टेक्निकली, मतलब देखिए, हाँ, वो यूथ, वो पोर्शन हमारे यूथ का जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जिसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत अच्छे से आता है, चाहे वो अपने काम में हो, ऑफिस में हो, किसी भी चीज में हो, ठीक है। सो उस युवा वर्ग को तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का फंड प्रोवाइड किया जाएगा विद 50 ईयर, ठीक है, ठीक। चलिए अब इसमें हम एक चीज पे और ध्यान दे लेते हैं कि जो पीएम श्री बजट एलोकेशन थे ना, जो यूथ के लिए और क्या किया गया है, जो पीएम श्री बजट एलोकेशन है फ्रेंड्स, जो पीएम श्री बजट एलोकेशन है, ये जो स्कीम थी ना, पीएम श्रीनिधि जो स्कीम थी, इसमें जो पैसा जितना आवंटित किया गया है, वो पैसा जो हमारा बीता सत्र था 2023-24 में 4,000 करोड़ रुपए था,
4,000 करोड़ रुपए था। और ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर अब आया है, इसमें ये पैसा बढ़कर हो गया है, कितना पैसा आवंटित किया गया है? 6,050 करोड़ रुपए। ठीक, 6,050 करोड़ रुपए। और सरकार ने एक और यूथ के लिए अच्छा काम किया है, जो कि है आईआईटी का नंबर बढ़ाया जाएगा। एम्स, आईआईटी एम्स और अदर यूनिवर्सिटीज जो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, आईआईटी एम्स और यूनिवर्सिटीज के बारे में बात की गई कि 2014 में, ठीक है, 2014 में जो नंबर ऑफ आईआईटीज थी वो कितनी थी फ्रेंड्स? 2014 में जो नंबर ऑफ आईआईटीज थी उनका नंबर था 16। 2023 में इनका नंबर बढ़ के हो चुका है 23। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आईआईटीज कितनी कर दी गई है? 23। 2014 में जो नंबर ऑफ एम्स थे वो थे 7। 2022 में इन नंबर ऑफ एम्स को बढ़ा के कर दिया गया है 22। ठीक है, आपको ये याद रखना आसान होगा, 7 से 22 हो गया है और ये 16 से 23 हो गई है आईआईटीज। ठीक, और जो टोटल यूनिवर्सिटीज थी 2014 में उनका नंबर था 273। 723 यूनिवर्सिटीज थी नेशनल बेसिस पे, ठीक, जिन्हें 2023 में 1113 यूनिवर्सिटीज खोल दी गई हैं। ठीक है, नंबर इंक्रीज हुआ है इन तीनों का। ठीक, तो ये काम हमारी सरकार ने किसके लिए किया है? ये काम हमारी सरकार ने किया है हमारे यूथ के लिए। ठीक, यहाँ पे बात यूथ की खत्म होती है, अब आते हैं फार्मर्स के लिए। हमारे जो अन्नदाता हैं, जो हमारे किसान हैं, उनके बेटरमेंट के लिए क्या सरकार ने किया है? तो उनके बेटरमेंट के लिए देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट सेट किए हैं। पहला तो है डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 11.8 करोड़ फार्मर्स अंडर पीएम किसान योजना। ठीक है, पीएम किसान योजना जो चलाई गई है फार्मर्स के लिए, उसके अंदर अभी तक 11.8 करोड़ फार्मर्स हैं जिन्हें डायरेक्टली फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली है, पैसों से मदद मिली है। ठीक, क्रॉप इंश्योरेंस करवाया गया है 4 करोड़ फार्मर्स का। ठीक है, पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत अभी तक क्रॉप इंश्योरेंस हुआ है 4 करोड़ फार्मर्स का। ठीक, और 1361 मंडीज इंटीग्रेट की गई हैं, 1361 मंडीज इंटीग्रेट की गई हैं ई नैम के अंदर। ठीक, जिससे जो ट्रेडिंग का वॉल्यूम है वो कितना बढ़ा है? ₹3 लाख करोड़। ठीक है, ₹3 लाख करोड़। ठीक, चलिए अब कुछ और रिफॉर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हमारी सरकार ने हमारे अन्नदाता के लिए किया है। तो इसमें आता है, जैसे मैं आपको अगर इलेबोरेट कर दूं तो मैंने पीएम किसान योजना के बारे में भी आपको बताया कि इसमें 11.8 करोड़ जो हमारे किसान वर्ग है उन्हें बेनिफिशियरी प्रोवाइड की गई है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं ई नैम की फुल फॉर्म क्या होती है, मतलब ई नैम, देखिए यहाँ जो एक आया था ई नैम, इसका मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है ई नैम की? तो ई नैम का मतलब है फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक, चलिए ये बात हो गई हमारी किसान की। ठीक है, किसानों के लिए ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हमारी सरकार लेकर आई है। और इसी के साथ साथ अगर आप ध्यान दें तो तीसरा जो कास्ट ग्रुप बताया गया था, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप जो था वो है हमारा नारी शक्ति। चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे नारी शक्ति के बारे में। ठीक, जो हमारी तीसरा ग्रुप है जो कि विमेन था, नारी। ठीक, तो जो विमेन ग्रुप है हमारा, उन लोगों के लिए, उनके लिए क्या स्पेशल ऐसी बेनिफिशरीज सरकार लेकर आई है हमारे इस वाले गवर्नमेंट सत्र, गवर्नमेंट का जो ये सत्र रहा है हमारा, अभी फाइनेंशियल ईयर किसकी बात हो रही है? 2024-25 की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो नारी शक्ति के लिए सरकार ने क्या किया है कि जो 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन्स सरकार ने विमेन के लिए मुद्रा योजना लोन्स दिए थे। ठीक है, मुद्रा योजना लोन्स दिए थे जो कि 30 करोड़ विमेन एंटरप्रेन्योर्स को एलोकेट किए जा चुके हैं अभी तक। ठीक है, इतने 30 करोड़ विमेन एंटरप्रेन्योर्स में
इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है अभी तक, मुद्रा योजना लोन्स जो विमेन के लिए बनाए गए थे, ठीक है। और फीमेल्स की फीमेल्स के नंबर में इंक्रीज है, किस चीज में नंबर में इंक्रीज है, जो हायर एजुकेशन है, ठीक है, उच्च स्तरीय पढ़ाई जो है, हायर एजुकेशन में जो फीमेल के एनरोलमेंट है उसमें इंक्रीज कितना देखा गया है, बाय 28% इन लास्ट 10 years, ठीक, इन लास्ट 10 years, चलिए ठीक है। और 43% ऑफ विमेन जो है वो एनरोल कर रही है किन कोर्सेज में, 43% ऑफ विमेन एनरोल कर रही हैं स्टेम कोर्सेज में, स्टेम कोर्सेज में। स्टेम कोर्सेज का फ्रेंड्स मतलब क्या होता है, अगर आप जानते हो, साइंस, स्टेम का मतलब होता है फ्रेंड्स साइंस, ठीक है, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे लखपति दीदी के बारे में बात की गई थी, तो एक और स्कीम चलाई गई थी विमेन्स के लिए, जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनकी एक बात और हुई थी कि 1 करोड़ विमेन जो है, 1 करोड़ 1 करोड़ विमेन जो है, ठीक है, वो 83 लाख 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा उनको असिस्टेंस मिल रही है अंडर लखपति दीदी, ठीक है, एक स्कीम थी विमेन के लिए चली थी, लखपति दीदी, ठीक। चलिए, आई होप आप सभी को ये पॉइंट्स अभी तक क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट बात हमारी सरकार द्वारा, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा की गई थी किसकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर आप ग्रीन एनर्जी भी कह सकते हैं। अब यहाँ मैंने ग्रीन एनर्जी क्यों स्पेशली पॉइंट में लाई हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन एनर्जी के बारे में भी कई सारे नए डिसीजंस लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो सरकार के नए डिसीजन। तो फ्रेंड्स, पहले तो बात आती है कि जो कोल है, ठीक है, कोल का जो गैसिफिकेशन है और लिक्विफिकेशन है उसकी कैपेसिटी को 100 MT कर दिया जाएगा, ठीक है, बाय 2030, ठीक है, 2030 तक, ठीक। अब जो हमारे रूफटॉप्स हैं, रूफटॉप सोलराइजेशन, ठीक है, रूफटॉप सोलराइजेशन किया जाएगा 1 करोड़ हाउस होल्ड्स का, ठीक है, 1 करोड़ घरों का, 1 करोड़ घरों की छत पे सोलर पैनल्स लगवाए जाएंगे, सो दैट 300 यूनिट की फ्री बिजली पर महीने, पर घर पर महीने बनाई जा सके। इसके लिए क्या किया जाएगा, रूफटॉप सोलराइजेशन का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा 1 करोड़ हाउस होल्ड्स के लिए, ठीक। अब आगे आप देख सकते हैं हमारे थर्ड पॉइंट आता है कि जो गवर्नमेंट है हमारी वो प्लान कर रही है कि ई बसेस स्टार्ट करी जाएंगी, ठीक है, जो ई बसेस का कल्चर है, इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज होने वाली जो बसेस का कल्चर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इन्हें अडॉप्ट किया जाएगा, ठीक है। ई व्हीकल को इस्तेमाल करना, लोगों को ज्यादा फोकस में लाया जाएगा कि आप ई व्हीकल को इस्तेमाल करिए, क्यों, ताकि जो हमारा इकोसिस्टम है उसे बचाया जा सके, उसे क्लीन रखा जा सके, ठीक। और जगह जगह चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे, ठीक है, इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ठीक। आई होप यहां तक मैं क्लियर हूं। अब बात आती है फ्रेंड्स, देखिए, जो सरकार ने, अभी हम सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों की बात कर रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा कि ई बसेस स्टार्ट की जाएंगी, ई व्हीकल्स को इस्तेमाल किया जाएगा, रूफटॉप सोलराइजेशन का काम होगा। तो इसी के साथ साथ सरकार ने कुछ और अहम डिसीजन और लिए हैं, ठीक है। सरकार ने ये कहा कि एक नई स्कीम बनाई जाएगी, एक नई स्कीम एक्शन में लाई जाएगी, ठीक है, जो कि बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री, बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री को लॉन्च किया जाएगा, सो दैट हमारा जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्शन लिए जाते हैं, एनवायरमेंट
फ्रेंडली एक्शंस लिए जा सके, इन्वायरमेंट फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स पे काम किया जा सके। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? तो देखिए, जो एक प्रोसेस होता है जिसमें कि लिविंग सिस्टम्स, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए या फिर सेल हो गए, ठीक है, जो सेल कल्चर होता है हमारा, ठीक है, इन्हें इस्तेमाल किया जाता है सो दैट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, मटेरियल्स, इन सबको प्रोड्यूस किया जा सके। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए? जैसे कि जो हमारे इसमें हम प्लास्टिक, पेपर, टेक्सटाइल्स इन्हें बना सकते हैं, या फिर केमिकल तक प्रोड्यूस हो सकता है। कैसे? आप फर्मेंटेशन कर दीजिए, फर्मेंटेशन से आप सोप बना सकते हैं, डिटर्जेंट्स बना सकते हैं, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन का काम किया जा सकता है, ठीक है, जो पावर है उसे जनरेट किया जा सकता है बायोमास को प्रयोग करके। तो ये हमारा आता है बायो मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा सरकार ने एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट बताया है कि 1.3 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। 1.3 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी, ठीक है, इंस्टॉल की जाएंगी अंडर, किसके अंडर? स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम। स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम के अंतर्गत, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म आप कह सकते हैं SLNP, ठीक है, स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम के अंतर्गत 1.3 करोड़ स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल की जाएंगी। और जो हमारा ब्लू इकोनॉमी है, सी ब्लू इकोनॉमी क्या होता है या ब्लू रिवॉल्यूशन क्या होता है? तो जो, जब भी आप ओशन को सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ओशन वाटर को या ओशन ओशन के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो जो एक नया रिजर्वायर आता है उसको कहा जाता है ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ब्लू इकोनॉमी 2.0 जो स्कीम है, 2.0 जो स्कीम है, ठीक है, इसे लॉन्च किया जाएगा सो दैट जो एक्वा कल्चर है हमारा, ठीक है, जो हमारा एक्वा कल्चर है और मरीन कल्चर है उसे बचाया जा सके, ठीक। आई होप यहाँ तक मैं आप सभी के लिए क्लियर हूँ। अब बात आती है फ्रेंड्स, अब बात आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या इन्वेस्ट करेगी सरकार, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार क्या इन्वेस्टमेंट करेगी। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार हमारी क्या इन्वेस्ट करेगी। तो उससे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि तीन मेजर, देखिए यहाँ मैं पहले लिख देती हूँ कि हम बात कर रहे हैं किसकी? इंफ्रास्ट्रक्चर की, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर और फर्दर डेवलपमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। तो सरकार ने ये फैसला लिया है कि तीन मेजर रेलवे कॉरिडोर्स को बनाने का फैसला लिया गया है। तीन मेजर रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम्स स्टार्ट किए जाएंगे, ठीक है, रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम स्टार्ट किए जाएंगे अंडर पीएम गति शक्ति, अंडर पीएम गति शक्ति, ठीक, जिससे कि जो हमारे लॉजिस्टिक हैं, जो कि हमारे लॉजिस्टिक हैं उनको एफिशिएंट किया जा सके और कॉस्ट को कम किया जा सके, ठीक। इसके अलावा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको प्रमोट किया जाएगा। फॉरेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। और जो अभी जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स हैं, जो हमारे अभी एयरपोर्ट्स हैं उनको एक्सपेंड किया जाएगा, ठीक है, और नए एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे किसके अंडर? उड़ान स्कीम के अंडर, ठीक। जो करंट के एयरपोर्ट्स हैं उनको एक्सपेंड किया जाएगा, नए एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे किसके अंडर? उड़ान स्कीम के अंदर, ठीक है। और मेट्रो रेल, मेट्रो रेल जो हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर आप कह सकते हैं जो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है वो लाया जाएगा किसके द्वारा? मेट्रो रेल एंड नमो भारत के द्वारा, ठीक है, मेट्रो रेल एंड नमो भारत के द्वारा, ठीक। यहां तक मैं क्लियर हूं। अब चलिए बात कर लेते हैं, अब यहाँ बात आ जाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई यहाँ पे कि सरकार क्या क्या नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना कितना किया जाएगा। तो जो हमारी गवर्नमेंट है उसने ये प्लान किया, जैसे मैंने आपको बता दिया कि तीन नए मेजर कॉरिडोर प्रोग्राम चलाएगी, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है हेल्थ की, हेल्थ, देखिए हेल्थ केयर की अब बात आ जाती है कि सरकार हेल्थ के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करेगी। तो जो हमारी गवर्नमेंट है
वो एक्टिवली इंकरेज कर रही है सर्विकल कैंसर के टीकाकरण को, ठीक है, फॉर गर्ल्स एज बिटवीन 9 से 14 ईयर्स। तो 9 से 14 साल की जो गर्ल्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट एक्टिवली इंकरेजमेंट का काम करेगी। क्यों? ताकि उनका सर्विकल कैंसर से लड़ने के लिए उनका टीकाकरण किया जाए, ठीक है। उसके बाद सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 जो स्कीम है, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जो स्कीम है, ठीक है, इनको इनका काम क्या होगा कि जो न्यूट्रिशन है, ठीक है, न्यूट्रिशन डिलीवरी जो है, जो न्यूट्रिशन है चाइल्डहुड में, जो अर्ली स्टेज होती है चाइल्डहुड की, छोटे छोटे बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी ना हो, इसे ध्यान में रखने का काम किसका होगा? सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम स्टार्ट होगी, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखने के लिए, ठीक। उसके बाद हमारे पास बात आती है फ्रेंड्स की एक यूवन प्लेटफॉर्म स्टार्ट करेगी सरकार, एक यूवन प्लेटफॉर्म स्टार्ट करेगी सरकार, ठीक है, किस लिए? ताकि जो मिशन इंद्रधनुष है, मिशन इंद्रधनुष जो है, मिशन इंद्रधनुष जो है, इसको रोल आउट करने के लिए हमारी सरकार एक नया यूवन प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी, ठीक है, एक नया यूवन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। और इसके अलावा जो आयुष्मान भारत स्कीम है, आयुष्मान भारत स्कीम है, ठीक है, आयुष्मान भारत स्कीम है, उसके अंतर्गत फ्रेंड्स जो जितनी भी आशा या आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा या आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, ठीक है, आशा या आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं या फिर हेल्पर्स हैं, ठीक है, उन सबको कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, किसके अंतर्गत? आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत, ठीक। अब अगली बात हमारी आती है हाउसिंग की। हाउसिंग के लिए सरकार ने पीएम आवास योजना, ठीक है, तो बात आती है, पहली चलिए बात कर लेते हैं हाउसिंग के लिए सरकार ने क्या क्या चीजें ध्यान में रखी हैं। पीएम आवास योजना, जिससे पूरा नाम आप कह सकते हैं पीएम ग्रामीण आवास योजना, ठीक। तो इसमें अगर हम ध्यान दें तो इसमें जैसा कि साफ दिया है कि जो कि चैलेंजेस थे कोविड के, ठीक है, कोविड के चैलेंजेस के बाद भी सरकार ने जो हमारी पीएम आवास योजना, पीएम ग्रामीण आवास योजना है, उसे कंटिन्यू रखा था, ठीक है, और अब तक सरकार ने अपना जो टारगेट है वो अचीव कर चुकी है, जो कि था 3 करोड़ हाउस होल्ड बनाने का, 3 करोड़ नए घर बनाने का जो टारगेट था सरकार उसे अचीव कर चुकी है, ठीक है, और 2 करोड़ नए घर और बनाए जाएंगे, 2 करोड़ मोर हाउसेस बनाए जाएंगे, ठीक है, अगले 5 सालों में, ताकि जो है जो नंबर ऑफ फैमिलीज, जैसे देखिए आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आगे आने वाले 5 सालों में 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, ठीक है, ये टारगेट अचीव करेगी 3 करोड़ घरों का विद एन एडिशनल 2 करोड़ टारगेटेड फॉर द नेक्स्ट 5 years, ठीक है। चलिए चलिए अब बात आती है, हम अब यहाँ पे बात कर रहे थे हाउसिंग की, तो फ्रेंड्स देखिए पीएम आवास योजना के बारे में हम बात कर चुके हैं, आप ध्यान में रखते हैं कि हाउसिंग के लिए सरकार हमारी क्या क्या नए इम्प्लीमेंट्स लेकर आई है। तो जो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, और जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए मिडिल क्लास स्कीम लॉन्च की जाएगी, ठीक है, सो दैट वो खरीद सके या बना सके अपना खुद का घर, ठीक। चलिए आई होप यहाँ तक के सारे पॉइंट्स आप लोगों के लिए क्लियर होंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि है सरकार ने टूरिज्म के क्षेत्र में क्या नए बदलाव किए हैं, ठीक है, सरकार ने टूरिज्म में क्या नए डिसीजंस लिए हैं, ठीक। तो इसमें सबसे पहला आता है कि सरकार क्या करेगी, सरकार जो है हमारी इंकरेज करेगी, हमारे स्टेट्स को इनकरेज किया जाएगा, ठीक है, जो स्टेट्स है उन्हें इनकरेज किया जाएगा हमारे सरकार के द्वारा, ताकि क्यों किस काम के लिए इनकरेज किया जाएगा, ताकि टूरिस्ट आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर्स
बनाए जाएं जिससे कि बिजनेस और अदर अपॉर्चुनिटीज, चाहे नए नए एंटरप्रेन्योर्स हुए या बिजनेसेस हुए, इनको अट्रैक्ट करने के लिए स्टेट्स को प्रमोट किया जाएगा कि वो आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर्स बनाएं अपने यहाँ। ठीक है, इसके अलावा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स, लंबे समय के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे, इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे स्टेट्स को। ठीक है, सो दैट इन डेवलपमेंट्स को फर्दर इंकरेज किया जा सके। ठीक, इसके अलावा सरकार जो G20 मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, जो G20 मीटिंग्स होती हैं वो 60 G20 मीटिंग्स जो होती हैं वो 60 प्लेसेस में प्रेजेंट की गई थी, सो दैट इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग की। ठीक है, किसकी बात आती है? एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हमारी सरकार बात कर रही थी कि जो गवर्नमेंट है हमारी, ठीक है, सरकार का ही कहना था कि हम प्रमोट करेंगे प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट को, प्रमोट करेंगे प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करेंगे, प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करेंगे। किस लिए? पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज में, पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज के लिए, पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज के लिए गवर्नमेंट प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करेगी। ठीक है, नैनो डीएपी का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा, एप्लीकेशन जो है नैनो डीएपी की एप्लीकेशन बढ़ाई जाएगी सभी एग्रो क्लाइमेट जोन्स में, सभी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में। ठीक, इसके बाद पॉइंट आता है कि आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान शुरू किया जाएगा। आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान शुरू किया जाएगा। ठीक है, आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान की जो स्ट्रेटेजी है इसे शुरू किया जाएगा ताकि आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स बनाई जा सके। ठीक है, ऑयल सीड्स का हमें इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, इंडिया में ही ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन किया जा सके। ठीक है, और अदर प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए जाएंगे, डेयरी डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखा जाएगा, डेयरी डेवलपमेंट के लिए अदर प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए जाएंगे। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि 5 नए इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स बनाए जाएंगे, 5 नए इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स बनाए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 5 नए इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स, ठीक है, एक्वा पार्क्स को सेटअप किया जाएगा। चलिए यहाँ हमारी बात हो गई हमारी एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेस की। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बात हो रही है फिस्कल डेफिसिट के बारे में। जो इनकम टैक्स बजट है हमारा 2024, इसमें जो पॉइंट्स हमें दिए गए फिस्कल डेफिसिट से रिगार्डिंग, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है फ्रेंड्स? क्या आपको पता है कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? सोचिए, मैं कुछ सेकंड्स का टाइम आपको देती हूँ, खुद सोचिए कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता क्या है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल डेफिसिट? तो देखिए फ्रेंड्स, जब हमारी सरकार जो है स्पेंड कर देती है ज्यादा अमाउंट, जितना उसकी इनकम है, उस सिचुएशन को फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन कहा जाता है। ठीक, और अगर आप कहें कि साहब कैसे कैलकुलेट होता है, तो जो टोटल इनकम है सरकार की, ठीक है, उसे टोटल एक्सपेंडिचर में से आप माइनस कर दीजिए, आपका फिस्कल डेफिसिट का जो अमाउंट है वो निकल के आपके सामने आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक, अब चलिए देखते हैं, पहला पॉइंट हमें यहाँ दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंडिया फिस्कल डेफिसिट फॉर 2023-24 के सत्र के लिए जो फिस्कल डेफिसिट था हमारे भारतवर्ष का, ठीक है, वो 5.8% था जीडीपी का। ठीक, जो कि कम हुआ था, 5.9% से गिरा था, गिरावट आई थी। ठीक,
और जो इंडिया का फिजिकल डेफिसिट है 2024-25 सत्र के लिए, उसे ये माना गया है कि उसे 5.1% ऑफ जीडीपी पे लाया जाएगा। ठीक, जो नेट बोरोइंग्स है सत्र 2024-25 की, ठीक है, वो 11.75 ट्रिलियन रुपीस की नेट बोरोइंग्स होंगी। जो फेडरल ग्रॉस बोरोइंग्स है इसी सत्र की 2024-25 की, वो 14.13 ट्रिलियन रुपीस होंगी। ठीक, और हमारी सरकार स्पेंड करेगी 11.9 ट्रिलियन रुपीस किस पे? इंटरेस्ट सर्विंग्स पे। ठीक, जो कि 1/3 से भी ज्यादा है गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट के, 1/3 से भी ज्यादा है। ठीक, चलिए इसमें मैं अगर कुछ और पॉइंट्स आप तक लाऊं, तो पहला पॉइंट हमारा जैसे हमने देख लिया कि जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो 5.1% लाने की उम्मीद है, 5.1% जीडीपी के। ठीक, जो हमारा नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है, जो हमारा नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है, जो हमारी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो 10.5% रहेगी। ठीक, जो हमारा केपेक्स है, केपेक्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 11.11 लाख करोड़ रुपीस उसे कैलकुलेट किया गया। और जो डिसइन्वेस्टमेंट है, जो डिसइन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो 50,000 करोड़ की डिसइन्वेस्टमेंट रहेगी सरकार द्वारा। ठीक, आई होप यहां तक मैं क्लियर हूं। इसके बाद अगर आप एक, मैं आपको शॉर्ट पॉइंट दोबारा से समझा दूं, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें केपेक्स का टारगेट रहेगा 11.11 लाख करोड़। ठीक, जो हमारा टैक्सेशन है फ्रेंड्स, टैक्सेशन में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया है। ठीक, टैक्सेशन में कोई बदलाव नहीं आया है, टैक्सेशन को अनचेंज रखा गया है। ठीक, जीडीपी, ये फिजिकल डेफिसिट की बात हो चुकी कि 5.1% रहेगा जीडीपी का। ठीक, चलिए अब अगर हम आगे बढ़े, सो हम आएंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए यहाँ आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान में देने का, जो मैंने आपको बताया कि कोई चेंज नहीं है हमारे टैक्स स्ट्रक्चर में। पुराने जो हमारे टैक्स के रूल्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो पुराने टैक्स रिजाइम है, वो तो अभी भी बाय डिफॉल्ट वैसे ही हैं, नए रूल्स रिजाइम्स भी ऐड किए जाएंगे। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं अपने, देखिए यहाँ एक ग्राफ आप तक मैं लेकर आई हूँ, एक ग्राफ आपके आगे प्रेजेंट किया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये ग्राफ किस चीज को शो कर रहा है? ये ग्राफ है रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर का। तो ये ग्राफ, पहला ग्राफ हमारा किसके बारे में है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में, दूसरा कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में। तो फ्रेंड, क्या आप में से किसी को पता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है? ग्राफ है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में, तो क्या आपको पता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब होता क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब होता क्या है? डू एनीवन नो रेवेन्यू रिसिप्ट? सोचिए, मैं आपको कुछ सेकंड का टाइम देती हूँ, सोचिए रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता क्या है। तो अगर हम शॉर्टली समझे, तो वो मनी जो कि एक बिजनेस द्वारा रिसीव किया जाता है किसी नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन को करके, तो वो होता है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम बात करें कैपिटल रिसिप्ट की, किसकी? नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होता है, वो अमाउंट होता है जो कि या तो किसी प्रकार की लायबिलिटीज को क्रिएट करके या फिर एसेट को कम करके सरकार पाती है, वो होता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं जो 2022-23 में जो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट था वो 23.8 लाख करोड़ था, जो कि अब बढ़ के 2024-25 में 30 लाख करोड़ रुपीस आ गया है। ठीक, यही जो हमारा कैपिटल रिसिप्ट था ये 2022-23 में था 18.1 लाख करोड़ रुपीस, और ये अब घट के 17.6 करोड़ रुपीस, लाख करोड़ रुपीस पर आया है। हमारे कौन से सत्र में? 2024-25 के सत्र में। दोनों ही पॉजिटिव है। ठीक, फाइनेंशियली पॉजिटिव है। ठीक, चलिए, अब,
देखिए अब यहाँ पे एक ग्राफ और ऐड किया गया है। ये ग्राफ है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था वो 2022-23 में था हमारा 34.5 और अब है 36.5, बढ़ चुका है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा है, अच्छी खबर है ये। वही जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो 10.5 से बढ़ के 15.0 पर आ चुका है। ठीक, चलिए अब मैं आपको कुछ अदर पॉइंट्स भी यहाँ ऐड करती हूँ, आप तक लाती हूँ कि जो रिफंड्स है फ्रेंड्स, जो रिफंड्स है, फास्टर रिफंड्स का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। जो रिफंड्स हैं हमारी, उसमें फास्टर रिफंड्स प्रोवाइड की जाएंगे। देखिए फास्टर रिफंड्स का मतलब क्या होता है कि जो एवरेज प्रोसेसिंग टाइम होता है ना किसी भी रिफंड में, वो 93 डेज का होता है। ठीक, टैक्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये 93 डेज का होता था 2013 से 14। ठीक, और ये टाइम पीरियड 10 दिन तक ला दिया गया 2023 से 24 में, और अब इसे और ज्यादा कम किया जाएगा आगे आने वाले सत्र। ठीक, अब बात होती है हमारी अगर हम ध्यान दें हमारे साल 2019 पे, ठीक है, किस पे, हमारे साल 2019 की फ्रेंड्स अगर हम बात करें, तो जो हमारा इंपोर्ट है, ठीक है, इंपोर्ट में डिक्लाइन आया है, इंपोर्ट में डिक्लाइन आया है, इंपोर्ट रिलीज टाइम में डिक्लाइन आया है, जो कि है 47% डिक्लाइन आया है कंटेनर इनलैंड कंटेनर डीपोर्ट्स में। ठीक, डिक्लाइन आया है बाय 47%। 28% आया है एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस में, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस में। वहीं 27% आया है सी पोर्ट्स में। ठीक, 27% आया है किसमें फ्रेंड्स, सी पोर्ट्स में। अब चलिए बात करते हैं कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स की जो सरकार द्वारा, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा की गई। तो पहला है इनकम टैक्स के बारे में। तो मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि नए टैक्स रिजाइम, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस टैक्स के बाय डिफॉल्ट आएंगे, लेकिन जो ओल्ड रिजाइम है वो भी प्रैक्टिस में रहेगा। ठीक है, कोई टैक्स नहीं लगेगा उन लोगों पे जिनकी आय 7.5 लाख से नीचे है। ठीक, जो सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट सरचार्ज रेट है वो 37% से घट के 25% तक लाया गया है। और जो नया इनकम टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से जो 0 से 3 लाख की जिनकी इनकम है उस पर नील, 3 से 6 लाख की इनकम पे 5% टैक्स, 6 से 9 लाख की इनकम पे 10% टैक्स, 9 से 12 लाख की इनकम पे 15% टैक्स, 12 से 15 लाख की इनकम पे 20% टैक्स। वहीं 15 लाख से ऊपर, 15 लाख या 15 लाख से ऊपर जिनकी इनकम है उनपे 30% टैक्स लगाया जाएगा। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ अब ध्यान दीजिए, यहाँ बात हो रही है डिफेंस की। ये सब बात हो रहा है कि कितना पैसा कहाँ कहाँ लगाया जाएगा। डिफेंस में जो बजट है वो इंक्रीज कर दिया गया है 13% से, 13% से डिफेंस का बजट इंक्रीज कर दिया है। और अब नया बजट हो गया है डिफेंस के लिए 5.94 लाख करोड़ रुपए। ठीक, और ये क्यों किया गया है, ताकि नए वीपन्स या एयरक्राफ्ट या फिर वॉरशिप्स को एक्वायर किया जा सके, बनाया जा सके, यूज में लाया जाना स्टार्ट किया जा सके। ठीक, वही रेलवे का बजट अगर हम देखें तो हाईएस्ट एवर एलोकेशन है अभी तक। जितना पैसा रेलवे को आवंटित किया जाता था उसमें सबसे ज्यादा पैसा इस बजट सेशन में आवंटित किया गया है, जो कि है ₹2.4 लाख करोड़। ठीक, और 75 वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट कर दी जाएंगी अगस्त 2023 तक, रोल आउट बाय, मतलब अगस्त 2023 से आज तक प्रैक्टिस में ही कंटिन्यूस लाया जाएगा कि 75 नई वंदे भारत ट्रेन को रोल आउट किया जाएगा। अब देखिए, अब बात आती है कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर मैं आपको समझा चुकी हूँ क्या होता है। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारा वो इंक्रीज होगा 33% से, इंक्रीमेंट आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में, इंक्रीमेंट। ठीक है, और अब हो जाएगा ₹10 लाख करोड़। ठीक है, ₹10 लाख करोड़। ठीक है, ये क्यों किया जाएगा, ताकि ग्रोथ, जॉब क्रिएशन एंड अट्रैक्ट किया जा सके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ठीक, चलिए
अदर की पॉइंट्स क्या रहे हमारे बजट के? तो हमारे बजट के अदर की पॉइंट्स है जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था, मैं आपको बता चुकी हूँ। फिस्कल डेफिसिट 5.1%, तो अभी हमारे हाल का जो फाइनेंशियल ईयर है 2024-25 उसके लिए है। बाकी जो हमारा टारगेट बनाया गया है नए फिस्कल डेफिसिट का, जो कि हमारे सत्र 2025-26 के लिए रहेगा, वो 5.1 से भी घटाकर 4.5% पे लाया जाएगा। ठीक, जो आवंटन है, जो आवंटन किए जाते हैं एमएसएमई के लिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, या हाउसिंग में, या अर्बन डेवलपमेंट में, ठीक है, इनको, इन आवंटन को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, मतलब इनमें लगाया जाने वाला पैसा और बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब आता है फ्री फूड ग्रेन स्कीम, एक्सटेंड कर दी गई है 2024 तक। फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड करने के लिए जो स्कीम चलाई गई है वो एक्सटेंड कर दी गई है 2024 तक। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक के सारे पॉइंट्स आप सभी को क्लियर होंगे, और इसी के साथ हमारे बजट के हमने सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए। आज हमने बात की सबसे पहले कि बजट होता क्या क्या है। ठीक है, मैंने इसमें आपको बताए सारे पॉइंट्स। और बजट एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, बजट खुद में जो शब्द है फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बैग। ठीक है, कहीं ना कहीं यही कारण है कि जो हमारा बजट जब पेश होता है तो एक बैग होता है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में, जिसमें से वो सारे पेपर्स निकाल के बजट पेश करते हैं। ठीक, मैंने आपको बताया, हमने आज क्या क्या बात की कि बजट क्या होता है, इस साल के बजट को इंटरिम बजट क्यों कहा गया, एंड फर्दर इसमें जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स थे अलग अलग सेक्टर्स में आवंटित किया जाने वाला पैसा। ठीक, चलिए, आई होप आज का सेशन आप सभी के लिए क्लियर रहा होगा। होपिंग फॉर एवरीवन्स बेटरमेंट। ठीक, अच्छे से पढ़िए और मोटिवेटेड रहिए। एंड जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, आपसे अभी तक हमेशा कहते आई हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल अलोंग विद आवर इंस्टाग्राम अकाउंट आप सभी के लिए 24/7 ओपन है। आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है, किसी भी बैंक एग्जाम रिलेटेड, देन वी आर 24/7 अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, एंड डू योर लेवल बेस्ट। आज का सेशन, आज का बजट स्पेशल हम यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल। साइनिंग ऑफ, प्रज्ञा। थैंक यू।